तो हेलो गाइस, स्वागत है काफी समय एक न्यू वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, हमारी वीडियो में खून खराबा रोमांटिक सीन एंड 18+ मोमेंट है। तो अगर आप लोग बच्चे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को मत देखना, और अगर देखना चाहते हो तो अपने पेरेंट्स की परमिशन लेके देखना। इस वक्त वीर लगातार उस पॉइजन ऑक को देखे जा रहा था, जिसमें वीर को कोई फर्क दिख नहीं रहा था, क्योंकि बिरन मिकल्स अब भी अपने जगह पे बीच में फ्लोट कर रहा था। उस पॉइजन ऑक के बीचों बीच बिरन मिकल्स भी अपने चारों तरफ गोल गोल घूम के देखे जा रहा था, ताकि उस पर अगर कोई मुसीबत आए तो वो उससे लड़ने के लिए तैयार हो सके। बिरन मिकल्स गोल गोल घूम ही रहा था, इतने में वीर कुछ नोटिस करता है। उस पॉइजन ऑक के ऊपर एक हरे रंग की रोशनी चमकती है, जो कि धीरे धीरे नीचे आ रही थी, और वो तेजी से बिरन मिकल्स की तरफ बढ़ने लगती है। बिरन मिकल्स भी ये सब देखने के बाद तेजी से मूव करता है और उस हरे रंग की रोशनी से बचने की कोशिश करने लगता है। वो हरे रंग की रोशनी किसी गोली की तरह थी, जो कि सीधे बिरन मिकल्स के पीछे जाना शुरू कर देती है। बिरन मिकल्स जहाँ जहाँ जा रहा था वहाँ वो गोली उसका पीछा कर रही थी। बिरन मिकल्स भी उससे बचने के लिए लगातार अपनी जगह से मूव करे जा रहा था। वीर उस पॉइजन ऑक को एक जगह रख देता है और बिरन मिकल्स को अच्छे से ऑब्जर्व करने लगता है। इसके अंदर ना ही पॉइजन है, ना ही कुछ, और ना ही बिरन मिकल्स पे कोई फर्क पड़ रहा है, लेकिन ये हरे रंग की गोली, ये कुछ अजीब है। वीर मन मन सोचता है, बिरोन अपनी जगह से मूव करना बंद करो, वैसे भी तुम इस ऑक के अंदर मरोगे नहीं, तो इसी बार मैं भी देख लूंगा और तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिर यहाँ पर होता क्या है। वीर बिरन मिकल्स को रुकने के लिए कहता। बिरन मिकल्स की बात मानते हुए रुक जाता है। ऑफकोर्स वो उस हरे रंग की रोशनी से दूर इसलिए भाग रहा था क्योंकि वो उसके लेवल के थोड़ा ऊपर था, इसलिए वो बिरन मिकल्स को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन वो इस ऑक के अंदर मरेगा नहीं। अगर वो मरा भी तो वापस जिंदा हो जाएगा इस ऑक के अंदर, इसलिए ही बिरन मिकल्स अपनी जगह पर ही रुक जाता है। और देखते देखते वो हरे रंग की रोशनी सीधे बिरन मिकल्स के पीठ से जाके चिपक जाती है। वो रोशनी जैसे ही बिरन मिकल्स के पीठ से चिपकती है, वैसे ही वो रोशनी बिरन मिकल्स के बॉडी के अंदर एंटर कर जाती है। हाँ, वहाँ पर कोई भी घाव का निशान नहीं था, वो सीधे बिरन मिकल्स के शरीर के अंदर चली गई थी। बिरन मिकल्स अपनी आंखें बंद करता है और अपने बॉडी को चेक करने लगता है। वीर भी बिरन मिकल्स को अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा था, लेकिन बिरन मिकल्स को कुछ हो नहीं रहा था। कुछ देर बाद वीर कुछ नोटिस करता है। वीर जैसे अपने हाथ पाँव को हिलाता है, अपने हाथ पाँव उंगलियों को महसूस करता है, वैसे ही अब वीर बिरन मिकल्स के बॉडी को महसूस कर पा रहा था, जैसे कि वो वीर का ही हिस्सा हो। अजीब बात है, इस ऑक के अंदर से जो हरे रंग की रोशनी निकली थी, मतलब हरे रंग की मिस्ट निकली थी, और उस मिस्ट के अंदर में जो आ रहे थे मैं उन्हें महसूस कर पा रहा था, और अब मैं बिरन मिकल्स को अच्छे से महसूस कर पा रहा हूँ अपने ऑर्गन्स की तरह। तो मतलब वीर मन मन सोचता है, जिसके बाद वीर अपने मन में कुछ सोचता है, जिसके बाद देखते ही देखते बिरन मिकल्स का हाथ वो फड़ना शुरू हो जाता है। मुझे लगा ही था वो पॉइजन पिल वो बिरन मिकल्स के बॉडी के अंदर जा चुकी है, और जो भी उसका मास्टर होगा वो उस पॉइजन पिल के इस्तेमाल से उसके होस्ट के साथ कुछ भी कर सकता है। वीर मन मन सोचता है। कुछ देर बाद बिरन मिकल्स अपने हाथों को ठीक कर लेता है, और वीर को भी सब कुछ पता चल चुका था, इसलिए वो भी बिरन मिकल्स को उस ऑक के अंदर से बाहर निकाल लेता है। बिरन मिकल्स जैसे ही बाहर आता है, वो अपने बॉडी को अच्छे से लेफ्ट राइट करके चेक करना शुरू कर देता है। अजीब बात यह थी कि वो पिल बिरन मिकल्स के साथ ही बाहर आ गई थी। ये क्या हो रहा है वीर? ये अजीब सी पॉइजन पिल मेरे बॉडी के अंदर अब भी है, इस ऑक से निकलने के बावजूद। बिरन मिकल्स वीर से हैरानी से कहता, अजीब तो है, क्योंकि जहाँ तक मुझे प्रिजन ऑक के बारे में जितना पता है मुझे, मतलब प्रिजन ऑक से बाहर निकलने के बाद ऑक के अंदर के सारे इफेक्ट खत्म हो जाते हैं, तो फिर ये सब तुम पे कैसे? वीर मन मन सोचता है, और बिरन मिकल्स से भी कहता है। बिरन मिकल्स भी अपने सर को खुजा रहा था, क्योंकि उसने भी आज तक ऐसी चीज़ें नहीं देखी थी, लेकिन वीर उसके दिमाग के अंदर तो कुछ और ही चल रहा था। अच्छा सुनो बिरन मिकल्स, एक बात बताओ, जहाँ तक है ये ऑग सेलेस्टियल लेवल का तो है, ये सेलेस्टियल लेवल में किस रैंक पे होगा? वीर बिरन मिकल्स से कहता है। ऑफकोर्स इस पिल का इस्तेमाल करके वीर ने पलक झपकते ही बिरन मिकल्स के हाथ को फरा दिया था, मतलब उसका हाथ पॉइजन से इफेक्ट हो गया था। जहाँ तक है ये हाई रैंक सेलेस्टियल लेवल का तो है, और हाई रैंक सेलेस्टियल लेवल वाले लोग भी इसके अंदर कैद हो सकते हैं अच्छे खासे टाइम तक, और अगर वो पिल उनके बॉडी के अंदर एंटर करती है तो तुम वैसा ही हाल उनका कर सकते हो जैसा कि मेरा किया। हाँ, उसमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन तुम कर जरूर पाओगे ऐसा, बिरन मिकल्स वीर से कहता है। और वीर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। ऑफकोर्स वीर के दुश्मन बहुत सारे थे, और बहुत ज़्यादा डरावने और ख़तरनाक भी हो चुके थे, तो एक तरीके से वीर को ऐसी चीज़ मिलना सच में बहुत ज़्यादा कमाल का था। अच्छा सुनो, अगर मतलब ऑग वगैरह लेवल अप हो सकते हैं क्या? जैसे ये हाई रैंक सेलेस्टियल लेवल पे है, तो अगर मैं इन फ्यूचर हाई रैंक सेलेस्टियल लेवल पे इसे ले जाना चाहूँ इस ऑग को, तो क्या ऐसा हो सकता है? वीर ऐसे ही अंदाजे में बोलता है।
ऑफकोर्स वीर को पता है कि ऐसा हो नहीं सकता और इतना खतरनाक रैली इस लेवल पे ही अटका रह जाएगा। हो सकता है, लेकिन ये पॉइजन एलिमेंट वाला ऑग है, तो अगर तुम्हारे पास पॉइजन गॉड बॉडी है तो तुम उसका इस्तेमाल करके, मतलब अपनी पॉइजन गॉड बॉडी का इस्तेमाल करके जब वो लेवल अप होकर अगले रैंक पे जाए तो उसके बाद तुम इससे लेवल अप कर सकते हो। बीरोनमिकस वीर से कहता, वीर उसकी खुशी का सच में ठिकाना नहीं था, लेकिन जैसे ही उसकी खुशी उसके चेहरे पे आई थी वैसे ही चली भी जाती है। क्या हुआ वीर, अब तो तुम्हें पता चल गया ना? वानी वीर से कहती है, परेशानी ये है कि मैं उस गॉड बॉडी को हासिल करूँगा कैसे? जहाँ तक है बहुत सारे होली गॉड बॉडी वाले यहाँ पर आने वाले, मैं उन्हें महसूस कर पा रहा हूँ। वीर अपनी आंखें बंद करता है और कुछ महसूस करने लगता है। इस वक्त वहाँ पर वीर और बाकी सभी अकेले नहीं थे, वहाँ आसपास सफ़ेद रोशनी फैली हुई थी जो कि बहुत ज़्यादा तादाद में थी और वो लोग कुछ ढूंढ रहे थे। और हाँ, उनमें से जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर था वो वीर ही था। हाँ, एक और था जो कि हाई रैंक कॉस्मिक लेवल पे था, लेकिन वो वीर से ज़्यादा ताकतवर लग रहा था। ऑफकोर्स उसने उस रैंक पे काफ़ी ज़्यादा समय तक टाइम दिया है, जिसके कारण वो हाई रैंक कॉस्मिक लेवल में भी टॉप पे है। लगता है मुझे इस हाई रैंक कॉस्मिक लेवल पे भी बहुत समय बिताना होगा, जिसके बाद मैं सेलेस्टियल लेवल हासिल कर पाऊँगा। क्योंकि अगर मैं इस ताकत के साथ सेलेस्टियल लेवल को हासिल करने गया तो शायद मैं वापस नहीं आ पाऊँगा, वीर मन ही मन कहता है। जिसके बाद वो लोग उस गुफा से निकलते हैं, लेकिन उस गुफा से निकलने से पहले वीर ने काफ़ी सारी चीज़ों को जांच लिया था उस गुफा के अंदर। हाँ, मुझे नहीं लगता कि उस गुफा के अंदर पॉइजन फॉरेस्ट होगा। हाँ, हो सकता था कि पॉइजन फॉरेस्ट यहाँ आसपास कहीं हो, लेकिन अभी तो नहीं है। लेकिन कुछ समय पहले वो पॉइजन फॉरेस्ट जो भी है यहाँ पे थी, तो क्योंकि यहाँ पर मैंने और म्यूकस, मतलब उस पॉइजन म्यूकस ने फाइट की थी और मेरी प्रेजेंस यहाँ पर होनी चाहिए थी, मतलब मेरी प्रेजेंस यहाँ होनी चाहिए थी, जो कि यहाँ पर नहीं है। और जब मैं यहाँ दोबारा वापस आया तो यहाँ पर उस म्यूकस का खून तक नहीं था, जबकि मैंने उसे यहाँ मारा था। अजीब बात तो है, हो सकता है कि वो पॉइजन फॉरेस्ट यहीं था और हम लोग पॉइजन फॉरेस्ट के अंदर ही थे, लेकिन बस वो अपीयर नहीं हुआ था। लेकिन अगर हम लोग ऐसे पॉइजन फॉरेस्ट ढूंढ भी लें और वो अपीयर ना हो तो फ़ायदा क्या होगा? वीर वानी से कहता और बीरोनमिकस को भी देखते हुए कहता। वीर उन दोनों से किसी टाइप के जवाब की उम्मीद कर रहा था, लेकिन दोनों ही चुप थे। वो सब छोड़ो, एक काम करते हैं, हम लोग पॉइजन फॉरेस्ट ढूंढ लेते हैं, ठीक है? वैसे भी वो आसपास ही होगा, किसी को नहीं पता है कि यहाँ आसपास पॉइजन फॉरेस्ट हो सकता है, इसलिए वो पूरी तरीके से फैले हुए हैं और हमें ही पता है कि पॉइजन फॉरेस्ट यहीं आसपास हो सकता है। तो हम लोग अभी इस जगह को ढूंढ सकते हैं, मतलब इस जगह पर रह के आराम से एक दिन तक तो पॉइजन फॉरेस्ट को ढूंढ ही सकते हैं बिना किसी परेशानी के, क्योंकि अभी बाकी सभी लोग काफ़ी ज़्यादा दूर है। वीर दोनों से कहता है, जिसके बाद वो दोनों भी अपने सर को हाँ मिला देते हैं। ऑफकोर्स वीर होली पावर्स का इस्तेमाल करके होली गॉड बॉडीज जिसके पास है उन्हें सेंस कर सकता था, जो कि काफ़ी ज़्यादा दूर थे। लेकिन अब भी वीर के दिमाग में ये चल रहा था कि कहीं कोई नॉर्मल लोग, मतलब जो नॉर्मल लेवल पे लोग हैं, वो लोग भी यहाँ पॉइजन फॉरेस्ट ढूंढने ना आए हों, क्योंकि वीर उन्हें सेंस नहीं कर सकता। क्योंकि अगर वीर को उन्हें सेंस करना होगा तो वीर लिमिटेशन के साथ ही उन्हें सेंस कर पाएगा। वीर मन में सोचता और आगे बढ़ते रहता। इस वक्त बीरोनमिकस और वानी जंगल में बढ़ रहे थे। वीर ने अपने प्रोफेसर यंत्र का इस्तेमाल कर रखा था, जिसके कारण वो आसपास की सारी चीज़ों को सेंस कर पा रहा था। अच्छा वानी, एक बात बताओ, उस पॉइजन म्यूकस के साथ लड़ते हुए मैंने बहुत ज़्यादा अजीब चीज़ें नोटिस की थी, मतलब तुम्हारे साथ भी तुम एक अजीब से म्यूकस में बदल रही थी, लेकिन ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, क्योंकि तुम बचपन से ही एक इंसानी रूप में जन्म लेने वाली म्यूकस थी, है ना? वीर वानी से कहता, मैं म्यूकस हूँ तो, लेकिन मेरे पास इंसानी शरीर भी है, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो मैं अपने पूर्वजों का प्राचीन खून का इस्तेमाल करके अपने शरीर को इंसानी शरीर से अलग कर सकती हूँ। वानी वीर से कहती है और वीर उसकी बात समझता है। इसलिए तो जब वो पॉइजन तुम्हारे ऊपर आई थी, मतलब उस पॉइजन म्यूकस ने तुम पर हमला किया था, तो उस पॉइजन की वजह से तुम्हारी इंसानी शरीर जल रही थी, तुम्हारी म्यूकस वाली बॉडी नहीं। जब तक तुम्हारी इंसानी शरीर को कुछ नहीं होगा तब तक तुम्हारी म्यूकस वाली बॉडी को भी कुछ नहीं होगा, है ना? वीर वानी से कहता, लेकिन इंसानी शरीर जाने के बाद जो म्यूकस वाली बॉडी मेरे पास आएगी उसका कुछ हो सकता है, मतलब उस पर लोग हमला करके उसे मार सकते हैं, लेकिन मेरी म्यूकस वाली बॉडी के पास पहुंचने से पहले उन्हें मेरे इंसानी शरीर को ख़त्म करना होगा, जो कि मुश्किल है बहुत ज़्यादा। वानी वीर से कहती है और वीर अपने सर को हाँ मिलाने लगता है। ऑफकोर्स वानी टेलीपोर्ट कर सकती है और वानी काफ़ी सारी मुसीबतों से आसानी से बच भी सकती है, वानी को अच्छे से पता है और वीर को भी। अच्छा बीरोनमिकस, एक बात बताओ, तुम्हें तो पता होगा ना ऐसे फॉरेस्ट वगैरह के बारे में कि ये क्या है, कैसे है, और अगर ये लोग अपीयर होते भी हैं, मतलब ये फॉरेस्ट अपीयर होता भी है और फिर वापस गायब हो जाता है, तो क्या होता होगा, मतलब हम लोग कहाँ चले जाएंगे? वीर बीरोनमिकस से कहता है, एक अलग डायमेंशन में, क्योंकि ऑफकोर्स उस पॉइजन फॉरेस्ट का मास्टर, मतलब जो लीडर होगा, लीडर म्यूकस, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होगा और वो स्पेस के
डायमेंशन को भी कंट्रोल कर सकता होगा, इसलिए वो अलग अलग स्पेस में छिप सकता है। और अपीयर होने वाली बात यह है कि वो एक स्पेस से दूसरे स्पेस में जंप करके अपने फॉरेस्ट को मूव करवाता है और वहाँ पर वो अपीयर होता है, जिसके बाद वो फिर से स्पेस में कहीं छिप जाता है और जब वो दिखता है तो कहीं और होता है। बस वेरोनिका वीर को समझाते हुए कहता, अच्छा स्पेस में एक बार में कितने दूर पे जंप कर सकते हैं? वेरोनिका से कहता, देखो वीर, मुझे शुरुआत से ही मतलब क्योंकि मैं डार्क मेकअप हूँ तो मैं कभी होली फॉरेस्ट या फिर यहाँ कभी आया नहीं, मुझे जितना पता था मैंने तुम्हें बता दिया। वेरोनिका वीर से कहता और वीर भी इसके बाद समझते हुए हाँ मैं अपने सर को हिलाता और आगे जाने लगता। अगले ही पल वीर कुछ नोटिस करता जिसके कारण वीर उन सभी को रोक देता, लेकिन उन लोगों ने भी पहले ही वीर के जैसे ही उस चीज़ को नोटिस कर लिया था। उनके तरफ कोई तो था जो बढ़ रहा था। हाँ, उनके पास गॉड बॉडी नहीं थी, इसलिए वीर उन्हें दूर से सेंस नहीं कर पाया था और वीर उस जगह को अवॉइड कर रहा था जहाँ पर गॉड बॉडी वाले लोग हैं। वीर सामने से कुछ लोगों को आते हुए महसूस कर पा रहा था। कुछ लोग जैसे ही सामने की झाड़ी को साइड करते हुए आगे आते हैं, वीर उन्हें देखता है और वो लोग भी वीर को देखते हैं। कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? एक आदमी आगे आता और वीर को देखते हुए कहता, लेकिन ऑफकोर्स वो अपनी तिरछी नज़र से वानी को देख रहा था। वीर ने भी इस चीज़ को नोटिस कर लिया था। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मुझे तो ये पूछना चाहिए कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये हमारा इलाका है। वीर उन सभी को कहता, अच्छा तो यहाँ आसपास तुम्हारी होली सिटी है। सुनने में आया था कि वहाँ पर लिटिल साइलस ने हमला किया है। वो आदमी अपने आसपास कुछ ऑब्जर्व करते हुए कहता, अच्छा अगर ये सुनने में आया था तो मदद के लिए क्यों नहीं आए? वीर उसी आदमी को देखते हुए कहता, मदद मैं करूँ, वो भी तुम्हारी जैसे कमज़ोर लोगों की? छी, मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। वो आदमी अपने आसपास देखते हुए कहता और वीर के पास जाने लगता। अच्छा तो फिर इस कमज़ोर इंसान के पास आने की इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? वीर उसी आदमी को देखते हुए कहता, देखो लड़के, मेरा नाम बुरेना है और मैं अपने होली सिटी का महाराज हूँ और तुम जैसे कमज़ोर आदमी के पास मैं इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि मुझे तुमसे कुछ जानना है। इतना कहने के बाद बुरेना अचानक से ही अपनी जगह से टेलीपोर्ट होता है और वीर के सामने आकर खड़ा हो जाता है। लेकिन वीर उससे 1% भी डर नहीं लगता। वो अपने जगह पे ही खड़ा का खड़ा रह जाता है और उस बुरेना की आंखों में देखते रह जाता है। यहाँ पर हम लोग पॉइजन फॉरेस्ट ढूंढने आए हैं, बस हम कोई बखेड़ा खड़ा नहीं करना चाहते। वो महाराज बुरेना वीर से कहता, हाँ तो मैंने कब कहा कि मुझे बखेड़ा खड़ा करना है? वीर भी एक अजीब से टोन में उसी महाराज को देखते हुए कहता, तुम्हें शायद पता नहीं है लेकिन हर महाराज की इज्जत करनी जरूरी होती है। अगर कोई महाराज तुम्हारे सामने खड़ा तो तुम्हें उसके सामने झुकना चाहिए। बुरेना वीर को देखते हुए कहता, अच्छा क्यों झुकूँ तुम्हारे सामने, जबकि तुम लोग तो हमारी मदद के लिए भी नहीं आए? और ऐसा महाराज जो कि दूसरे के बारे में नहीं सोच सकता, ऐसे घटिया महाराज के सामने मैं क्यों झुकूँ? वीर सख्त आवाज़ में उसी महाराज को देखते हुए कहता और उस महाराज के चेहरे पे हल्का सा गुस्सा दिखने लगता। अच्छा ऐसी बात है, तू ये कहना चाह रहा है कि मैं तेरे नज़र में घटिया हूँ? वो महाराज बुरेना वीर को देखते हुए कहता और वीर अपने सर को हाँ मिला देता। वीर ये अच्छे से जानता था कि ये महाराज बुरेना जो भी है वो सेलेस्टियल लेवल पे है, लेकिन लोअर क्लास सेलेस्टियल लेवल। वीर उसे पता था कि इसे कैसे हैंडल करना है। अगर इन दोनों की लड़ाई होती भी है तो वीर श्योर था कि वीर जीत सकता है। वीर के पास ब्रेन मेकअप था और वानी थोड़ी कमज़ोर थी तो वो आराम से यहाँ से जा सकती है। वीर ये अच्छे से जानता था। वीर उस बुरेना की आंखों में देखते रहता है जैसे कि वीर उसकी इंसल्ट कर रहा हो। वो काफ़ी देर तक वीर की आंखों में घूरते रहता है ताकि उसे वीर की आंखों में थोड़ा सा भी डर दिख सके, लेकिन नहीं, वीर बिल्कुल भी नहीं डर रहा था। इतने ज़्यादा कम रैंक पे होने के बावजूद तुम डर नहीं रहे हो? हाँ ठीक है, वैसे भी मैं तुम पे अपना हाथ उठाकर अपने हाथों को गंदा नहीं करना चाहता हूँ। तो इतना कहने के बाद वो बुरेना पीछे मुड़ के जाने लगता। सुनो, उस लड़की को मेरे पास लेके आओ, महाराज बुरेना अपने लोगों से कहता और देखते ही देखते वो लोग अपने जगह से मूव करते हैं और सीधे वीर की तरफ बढ़ने लगते हैं। वीर के चेहरे पे भी स्माइल आ जाती है और वीर भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ऑफकोर्स वानी रितिका और इशिका की जितनी सुंदर मानी जा सकती है, वो इतनी ज़्यादा सुंदर है और उसे हासिल करने के लिए कोई भी कुछ भी कर सकता है। वीर जैसे नॉर्मल इंसान के पास उस लड़की को खड़ा देख उस महाराज के दिल में आग लग गई थी और वो महाराज वीर के सामने इसलिए आया था ताकि वो वीर की ताकत को अच्छे से जांच सके। और जब उसे ये पता चला कि वो बस हाई रैंक कॉन्फ्लिक्ट लेवल पे है तो उससे अब कोई डर नहीं रह गया था। वो बस अब इस लड़की को हासिल करना चाहता था। वो बुरेना एक जगह जाके बैठ जाता और सामने की लड़ाई को देखने लगता। वेरोनिका वीर की तरफ देखता लेकिन वीर उससे आगे जाने से मना कर देता। इन्हें मैं ही देख लूँगा, वीर इतना कहता। देखते देखते वो तेज़ी से आगे बढ़ता और देखते देखते उसकी पूरी बॉडी देखते देखते वुल्फ में बदलने लगती। जब वीर को इस वुल्फर की मैजिक सोल मिली थी तो वीर ने
इसके ताकत को अच्छे से जांचा नहीं था। ऑफकोर्स जब भी वुल्फर बहुत ज़्यादा घायल था तो वीर को उसके ताकत का कोई अंदाज़ा लग नहीं पा रहा था कि आखिर ये किस लेवल पे है। हाँ, सेलेस्टियल लेवल पे था, लेकिन सेलेस्टियल लेवल में वो किस रैंक पे है वो वीर को नहीं पता था, और वीर अभी यही पता करने वाला था। वीर एक बड़े से बुट में बदल जाता है और तेज़ी से आगे बढ़ने लगता है। बाकी सारे लोग जो तेज़ी से वीर की तरफ आ रहे थे अचानक से ही अपने कदमों को रोक देते हैं। ये क्या, इसकी ताकत तो। वो सिपाही लोग जो वीर की ताकत को ऑब्जर्व कर पा रहे थे वो तेज़ी से पीछे भागते हुए कहते हैं। ऑफकोर्स वो सभी हाई रैंक कौशल लेवल पर ही थे, बस उसका महाराज वो बस सेलेस्टियल लेवल पे था और कुछ नहीं। वो महाराज भी ये सब देखने के बाद अपनी जगह पे खड़ा हो जाता। ये क्या, वो महाराज इतना कहता है जिसके बाद देखते देखते उसके सारे सिपाही उसकी आंखों के सामने ही एक तेज रोशनी में जल के किसी राख में बदल जाते हैं। वीर वुल्फर के मैजिक सोल के बारे में ठीक से जान नहीं पाया था, लेकिन जब वीर ने पहली बार इस वुल्फर के मैजिक सोल का इस्तेमाल किया था तो वीर ये देख कर चौंक गया था कि वीर इस वुल्फर के इस्तेमाल से बहुत सारी रेड बीम्स बना सकता है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और वो किसी को भी जला सकती है, और रेड बीम किसी पानी से बुझेगी भी नहीं क्योंकि वो आग नहीं है। देखते देखते वीर एक हाउल करता है और फिर अपने नॉर्मल स्टेट में पहुंच जाता है। वीर देखते देखते उसके हाथों में आग जलती है और वहाँ पर एक शॉट दिखनी शुरू हो जाती है जो कि लाल रंग की थी और बहुत ज़्यादा गर्म भी थी। वो महाराज बरोना इस चीज़ को सेंस करता है, जिसके बाद वो पीछे हटना शुरू कर देता है और भागना शुरू कर देता है। लेकिन जब वो भाग रहा था अचानक से ही उसे अपने पेट में थोड़ा सा दर्द महसूस होता है, जिसकी वजह से वो रुक कर अपने पेट को चेक करता है। वो अपने सर को जैसे ही नीचे ले जाता है उसके पेट के आर पार एक तलवार निकला हुआ था जिसके अंदर से तेज आग निकल रही थी। देखते देखते वो महाराज अपने सर को ऊपर करता है और उसे पता चल चुका था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। देखते देखते उसकी पूरी बॉडी से अचानक से आग निकलने लगती है और वो भी राख में बदल के वहीं नीचे गिर जाता है। वीर अपने स्वॉर्ड को वापस अपने रिंग में डाल लेता है और अपने पीछे देखने लगता है। मुझे मेरी प्रेजेंस महसूस हो पा रही है, मतलब वो पॉइजन फॉरेस्ट आसपास ही है। वीर वानी और ब्यूरनमिकस से कहता है और वो दोनों भी इसकी बात को समझकर अपने सर को हाँ मिलाते हैं। वो दोनों तेज़ी से आगे मूव करते हैं और आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करने लगते हैं। यहाँ पर अजीब है, कुछ तो अजीब है, वानी कहती है। वीर उसकी बात समझ पा रहा था। ऑफकोर्स वीर और बाकी सभी जैसे ही जंगल के इस रेंज के अंदर आए थे वैसे उन्हें थोड़ा अजीब लगना शुरू हो गया था। पिछली बार जब वानी और वीर उस पॉइजन मिकस से लड़ने आए थे तो वहाँ पर जहाँ पर पॉइजन मिकस था वहाँ पर आते ही वीर और वानी को थोड़ा अजीब लगना शुरू हो गया था। क्या लगता है, क्या यही पॉइजन फॉरेस्ट है? वीर वानी और वीरन मिकस से कहता, नहीं ये नहीं है, लेकिन अगर पॉइजन फॉरेस्ट अपीयर हुआ तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये पॉइजन फॉरेस्ट यहीं अपीयर होगा। वानी वीर से कहती, मतलब उस पॉइजन फॉरेस्ट के म्यूकस ने पॉइजन फॉरेस्ट को जब स्पेस में जंप करवाया तो अब वो यहाँ अपीयर होने वाला है ना? इस वक्त वो स्पेस के अंदर ट्रैवल कर रहा होगा। वीर ब्यूरन मिकस को देखते हुए कहता है, सही कहा वीर, मतलब सही पहचाना वीर। ब्यूरन मिकस वीर से कहता, ठीक है यहीं पर इंतजार करते हैं। जहाँ तक है अब भी कुछ समय तो लगेगा ही, वीर सभी से कहता और वहीं बैठ जाता। वीर अपने जगह पर बैठने के बाद गोल्डन लायन को बुला लेता और उसके साथ टाइम स्पेंड करने लगता। कुछ देर बाद वीर का 3 हेडेड ड्रैगन भी बाहर आता है और आसपास घूमने लगता है। वीर ने एक और चीज़ ऑब्जर्व की थी, यहाँ पर आने के बाद वीर को एक भी म्यूकस नहीं दिखा था। जाहिर सी बात है कि यहाँ के प्रेजेंस और यहाँ की चीज़ें चेंज होने की वजह से सारे म्यूकस भाग गए थे, और ऑफकोर्स शायद म्यूकस को पता होगा कि यहाँ पर क्या होने वाला है, या फिर उन्हें खतरा महसूस हुआ होगा इसलिए वो लोग यहाँ से भाग गए। वीर काफ़ी देर तक यहीं पर टाइम स्पेंड करता है, जिसके बाद वीर को यहाँ पर कुछ लोग फिर से आते हुए देखते हैं। अरे यार, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग फैले हुए हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। वीर अपनी जगह पर खड़ा होता है और सामने देखने लगता है। ऑफकोर्स वहाँ पर वो लोग 3 हेडेड ड्रैगन को देखकर उसके पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए थे। 3 हेडेड ड्रैगन उससे लड़ता नहीं है और वीर के पास वापस दौड़ कर आ जाता है, क्योंकि वीर ने उसे यही ऑर्डर दिया था। ऑफकोर्स 3 हेडेड ड्रैगन, गोल्डन लायन, वो सभी भी सेलेस्टियल लेवल पहुँच चुके थे, क्योंकि उन लोगों ने लीडर साइलस को खाया था जो कि हाई रैंक सेलेस्टियल लेवल पे था। तो ऑफकोर्स उन लोगों का लेवल अप होना तो पक्का था ही, लेकिन ब्यूरन मिकस वो अभी तक लेवल अप नहीं हुआ था, उसका ब्रेक थ्रू अब भी बाकी था। वीर ब्यूरन मिकस को देखता, जिसके बाद वो फिर सामने उन लोगों को देखने लगता है जो कि बहुत सारे हथियारों के साथ वीर और बाकी सभी के सामने आके खड़े हो गए थे। इस बार ये लोग बाकी वाले सारे लोगों से थोड़े ज़्यादा ताकतवर लग रहे थे। कौन हो तुम लोग? वीर उन सभी को देखते हुए कहता, हम लोग यहाँ पर बस भटकते हुए आ गए,
ये ड्रैगन तुम्हारा है? वो आदमी ट्रेडर ड्रैगन की तरफ इशारा करते हुए कहता, ये सभी मेरे पेट्स हैं। वीर उन सभी की तरफ इशारा करते हुए कहता। वीर ने वानी को वहाँ से जाने के लिए कह दिया था। ऑफकोर्स वीर भी ज़्यादा पंगा नहीं करना चाहता था क्योंकि वीर की एनर्जी खत्म होती थी, इसलिए वीर ने वानी को वहाँ से जाने के लिए कह दिया था। और अगर यहाँ पर ज़्यादा लाश से बच गई तो सभी लोग वीर को ही ब्लेम करेंगे कि वीर ने सभी को जानबूझ के मारा है, इसलिए वीर ज़्यादा परेशानी चाहता नहीं था। अच्छा, तो यहाँ पर ये मेकअप आया कैसे कि इस जगह के सारे मेकअप तो अचानक से कहीं गायब हो गए, ऐसा क्यों? वो आदमी वीर को देखते हुए कहता, वो यहाँ पर एक ताकतवर मेकअप घूम रहा है जिसके कारण सारे मेकअप से डर के भाग गए। वीर उन सभी से कहता है, अच्छा ऐसी बात है, क्या तुमने आसपास किसी अजीब से फॉरेस्ट को देखा है, हरे रंग का, रंग बिरंगा? जहाँ तक है देखो, हम लोग नाटक नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पर पॉइजन फॉरेस्ट ढूंढने आए हैं, लेकिन तुम एक नॉर्मल ह्यूमन लग रहे हो मुझे, और मैं तुम पर शक इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम हाई रैंक कॉस्मिक लेवल पे हो जबकि ये लोग सेलेस्टियल लेवल पे हैं, तो फिर ये लोग तुम्हारे पेट कैसे हुए? वो आदमी वीर पे शक करते हुए कहता। ऑफकोर्स उससे वीर पे शक हो रहा था, कहीं तुम ही वो पॉइजन फॉरेस्ट के लीडर तो नहीं, वो म्यूकस जो कि पॉइजन फॉरेस्ट को कंट्रोल कर सकता है? ये सभी पॉइजन म्यूकस ही होंगे पक्का, जल्दी पकड़ो न। वो आदमी वीर पे उल्टा पुल्टा शक करते हुए कहता। वीर वो अपने ही सर को पकड़ लेता। हे भगवान, इस पॉइजन फॉरेस्ट के बारे में किसी को पता नहीं है क्या कुछ? हाँ वैसे पता नहीं है, इसलिए तो शक कर रहे हैं मुझ पर भी, वीर मन मन सोचता है। जिसके बाद वीर अपनी ताकत ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहता था, इसलिए ही वीर अपने ऑक को बाहर निकालता है। वीर जैसे इस पॉइजन ऑक को बाहर निकालता है, आसपास हरे रंग की मिस्ट फैल जाती है, वो हरे रंग का स्मोक चारों तरफ फैलता है और वीर अपनी आंखें बंद करके उन सभी को उस पॉइजन ऑक के अंदर कैद कर लेता है। जिसके बाद देखते देखते उस पॉइजन ऑक के ऊपर के टिप से सीधे कुछ गोलियां बाहर निकलती हैं जो कि हरे रंग से चमक रही थी। वहाँ पर जितने लोग थे उतनी गोलियां बाहर निकली थी और उन गोलियों ने अपने टारगेट को हिट कर ही दिया था और उनके बॉडी के अंदर एंटर कर गई थी। मैंने कहा था यही है वो आदमी चिल्लाते हुए ऑक के अंदर से ही कहता। जिसके बाद वीर उन सभी को उस ऑक से बाहर निकाल देता। देखो, इस ऑक को मैंने हासिल किया, लेकिन मैं पॉइजन फॉरेस्ट और उसके बारे में ज़्यादा कुछ जानता नहीं, तो प्लीज़ अगर तुम लोग जिंदा रहना चाहते हो तो चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। वीर उन्हीं सभी को कहता। अच्छा नाटक कर रहे हो मास्टर वीग्यू, इससे हाफिज सबक सिखाइए, ये पक्का वही है, अगर हमने इससे कैद कर लिया तो पक्का हमारे मास्टर को गॉड बॉडी मिल जाएगी, पॉइजन गॉड बॉडी। वो आदमी वीग्यू आदमी को देखते हुए कहता। अच्छा तो किसके लिए काम करते हो तुम लोग? वीर उसी वीग्यू को देखते हुए कहता। लेकिन अब तक वो वीग्यू वीर पे हमला कर चुका था, लेकिन इससे पहले कि वीग्यू की शॉट सीधे वीर तक पहुंच भी पाती, वो बीच हवा में रुक जाती और वीग्यू जमीन पर गिर जाता। उसकी टांगें पता नहीं क्यों वो महसूस नहीं कर पा रहा था। वो अपनी टांगों को चेक करता जो कि सर की काली हो चुकी थी और उसमें से धुआं निकल रहा था जैसे कि वो उसकी टांग जल रही हो। ये क्या हो रहा है? पॉइजन, ये क्या है? वो आदमी हैरानी से वीर को देखते हुए कहता। मैंने तुम्हें एक बार कह दिया ना, मैं वो नहीं हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो। पॉइजन फॉरेस्ट जहाँ पर पहले अपीयर हुआ था, मैंने वहाँ से इन चीज़ों का हासिल किया है, समझे? वीर उन्हीं लोगों को देखते हुए कहता। अच्छा वहाँ से हासिल किया, लेकिन जब वो पॉइजन फॉरेस्ट पहले जहाँ अपीयर हुआ था वहाँ से अगर गायब हुआ है और दूसरी बार अपीयर हुआ ही नहीं है, तो फिर तुम वहाँ से बच के निकले कैसे? वो आदमी वीर पे शक करते हुए कहता और वीर अपने ही बनाए हुए जाल में फंस जाता। अरे यार, वीर अपने सर को खुजाते हुए कहता। ऑफकोर्स वीर खुद ही फंस चुका था। अब वीर उन्हें ये तो नहीं बताएगा ना कि ये और उसे एक अजीब सी गुफा के अंदर मिली है। देखो वो पॉइजन फॉरेस्ट जब गायब होने वाला था तो मैं वहाँ से निकल गया था इस चीज़ को हासिल करके, समझे? वीर उसी आदमी को देखते हुए कहता। अच्छा इस चीज़ को हासिल करके, लेकिन ये चीज़ तो मुझे सेलेस्टियल लेवल के बहुत ज़्यादा हाई रैंक पे लग रही है, तो फिर ऐसी चीज़ें तुम्हें आसानी से मिल कैसे गई उस पॉइजन फॉरेस्ट के अंदर? वो आदमी फिर से वीर को देखते हुए कहता। अचानक से वानी वीर के बगल में टेलीपोर्ट होकर आती है। वीर मार दो इसे, वैसे भी यहाँ पर इनकी बॉडी बचेगी भी नहीं इस पॉइजन की वजह से, वानी वीर को कहती है। और वीर हैरान हो जाता है। तुम चाहती हो कि मैंने मार दूँ, पर क्यों? वीर भी वानी को देखते हुए कहता। देखो वीर, इन्हें लग रहा है कि तुम उस पॉइजन फॉरेस्ट के बॉस म्यूकस हो, और अगर उन लोगों ने ये बात कहीं और फैला दी, भले ये बात झूठ है, लेकिन अगर ये बात बाहर फैली तो लोग तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, समझे? वानी वीर को देखते हुए कहती है और वीर एक ईविल से स्माइल के साथ उसी विग्यू को देखने लगता। नहीं, मैं मान गया तुम वो म्यूकस नहीं हो, लेकिन एक बार कंफर्म करने के लिए प्लीज़ अपना खून बाहर निकाल के दिखाओ। वो विग्यू वीर को देखते हुए कहता और वीर अपनी उंगलियों के नाखून से ही अपने हाथों से खून निकालता है जो कि लाल रंग का था।
वेरोनिका, वानी, वो सब भी अपने ब्लड को बाहर निकालते हैं। उनमें से किसी का भी ब्लड ग्रीन कलर का नहीं था और पॉइजन मिकर्सिस का ब्लड हरे रंग का होता है, ये सभी को पता है। देखो, हमें पता नहीं था कि तुम सच में इंसान हो, हमें छोड़ दो। वो वीर और बाकी सभी को देखते हुए कहता है और वीर देखते ही देखते उस पॉइजन इफेक्ट को वीगू के ऊपर से हटा देता है। लेकिन ऑफ कोर्स वीगू का पाँव पूरी तरीके से जल के ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था, लेकिन वीर ने उसे छोड़ दिया था, जिसकी वजह से बाकी लोग जो उनके सिपाही थे वो वीगू को उठाते हैं और वहाँ से ले जाने लगते हैं। हमें इसके बारे में सभी को बताना होगा, इसके पास वो पॉइजन ऑक है जिसके कारण कोई भी उस पॉइजन गॉड बॉडी को हासिल नहीं कर पाएगा इस लड़के की वजह से। वीगू अपने सिपाही को कहता है और वीर जो अपनी आंखें बंद करके उसकी बात सुन पा रहा था, उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। मुझे लगा ही था कि ये लोग नाटकबाज। हाँ, इस शौक की वजह से कोई भी अब उस पॉइजन गॉड बॉडी को हासिल नहीं कर पाएगा अगर मैं सभी को कैद कर लूँ तो। वीर मन मन सोचता, जिसके बाद देखते देखते वीर, वानी और वेरोनिका वहाँ पर कुछ दिन बिता देते हैं। वहाँ पर सभी को भूख भी लग रही थी और ऑफकोर्स वो लोग अपने साथ जितना खाना लाए थे वो खत्म हो गया था। हाँ, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर खाने के लिए हमें कुछ मिलने वाला। वीर उन सभी से कहता है। वीर काफ़ी देर से सो रहा था और वीर अभी अभी ही जागा था। वीर के जागते ही वीर के पेट से आवाज़ आई थी, जिसके कारण वीर अब सभी से ये छिपा नहीं सकता था कि वीर अपने भूख को रोक सकता है। वीर, क्या तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है? वेरोनिका वीर को देखते हुए कहता है। ऑफकोर्स कुछ देर से उससे भी कुछ अजीब लग रहा था। वीर अपनी आंखें बंद करता है और उसे महसूस हो रहा था कि एक सफ़ेद रोशनी जैसी चीज़ उन सभी की तरफ ही बढ़ रही है। किसी के पास गॉड बॉडी और वो इसी तरफ बढ़ रहा। वीर सभी को देखते हुए कहता है और सभी लोग सतर्क हो जाते हैं। ऑफकोर्स यहाँ पर जो भी लोग हैं वो सेलेस्टियल लेवल के ही हैं। अगर उसके पास गॉड बॉडी हुई तो वो अपनी ताकत को दुगना कर सकता है, मतलब उसके सामने एक खतरनाक दुश्मन बन रहा है। वीर अपने गॉड बॉडी का इस्तेमाल करके ये भी बता सकता था कि उस आदमी के पास जो भी गॉड बॉडी है, वो जो भी है, आदमी या औरत, उस पास जो भी गॉड बॉडी है वो 40% प्योरी है और वो इस वक्त वीर की तरफ ही बढ़ रहा है। जिसके बाद देखते देखते वो रोशनी वहाँ पर चमकती है और वहाँ सफ़ेद रोशनी चारों तरफ फैल जाती है। देखते देखते आसमान में एक आदमी फ्लोट करता हुआ दिखता है, जिसके लंबे घने बाल आसमान में लहरा रहे थे। ये तो एक लड़की है। वीर मन ही मन बड़बड़ाता। वो लड़की वहीं पे लैंड करती है और आसपास कुछ ऑब्जर्व करने लगती है। हे, क्या तुम्हें यहाँ आसपास कुछ अजीब लगा है? वो लड़की वीर और वीर के दोस्तों को देखते हुए कहती है। ऑफकोर्स वीर उसके असली शरीर को नहीं देख पाया था और ना ही असली चेहरे को, इसलिए वीर ये नहीं बता सकता था कि वीर उस लड़की को जानता है या नहीं। लेकिन वीर ये जानता था कि फ्लेरियन प्लैनेट पर जितने भी लोग हैं वो अपने गॉड बॉडी का इस्तेमाल परमानेंटली कर सकते हैं, हर वक्त कर सकते हैं, वो थकते नहीं हैं। यहाँ पर वीर के पास जो गॉड बॉडी है वो उसके लिए एक तरीके से मोड है, जिसका इस्तेमाल वो करके अपनी ताकत कुछ देर के लिए या फिर कुछ देर के लिए अपने गॉड बॉडी को एक्टिवेट करके उसके फ़ायदों को उठा सकता है। लेकिन अगर वीर थक गया तो वीर यहाँ के होली पावर्स का इस्तेमाल करके अपने आप को रिकवर नहीं कर पाएगा, क्योंकि वीर ने यहाँ जन्म नहीं लिया है। लेकिन जिन जिन लोगों ने यहाँ जन्म लिया है और उनके पास अगर होली गॉड बॉडी है तो वो यहाँ के होली पावर्स का इस्तेमाल करके अपने आप को रिकवर करते रहते हैं, जिसके कारण वो अपने गॉड बॉडी को अनलिमिटेड टाइम तक इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं, यहाँ कुछ हमें अजीब नहीं लगा। हम लोग बस ट्रैवल करते हुए थक गए थे तो यहीं सो गए और हमारा खाना भी ख़त्म हो गया। वीर अपने सर को खुजाते हुए उसी लड़की को देखते हुए कहता। कुछ देर बाद उस लड़की के पीछे से काफ़ी सारे लोग भी बाहर आते हैं और वो उन सभी को देख के थोड़ा हैरान होते हैं। इंसान, यकीन नहीं होता कि इस इलाके में एक इंसान घूम रहा और वो भी हाई रैंक कॉस्मिक लेवल। और ये लड़की, क्या ये कहीं की राजकुमारी है? वो आदमी वानी की तरफ इशारा करते हुए कहता है। नहीं, ये मेरी दोस्त है। वीर उन सभी से कहता है और वो सभी थोड़ा हैरान दिखने लगते हैं। अजीब बात है, इसकी जितनी सुंदर लड़की फ्लेरियन प्लैनेट पे फेमस नहीं है। अजीब है। वो आदमी भी वानी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए और ऑब्जर्व करते हुए कहता। डैड, आप इतना चौंक क्यों रहे हैं? यहाँ पर ताकतवर लोग ही आए हैं और एक इंसान जो कि कॉस्मिक लेवल पे है, मतलब हाई रैंक कॉस्मिक लेवल, ये तो नॉर्मल ही है। क्योंकि अगर किसी हाई रैंक होली सिटी से कोई आया होगा तो वहाँ के इंसान इतने ताकतवर तो होंगे ही ना। वो लड़की वीर को ऑब्जर्व करते हुए अपने डैड से कहती है। तुम्हें लग रहा है कि ये किसी फेमस होली सिटी से है? नहीं, जहाँ तक मुझे पता है इस लड़के का नाम वीर है। राजकुमार आयुष की वजह से मुझे इसके बारे में थोड़ा बहुत पता है, लेकिन जहाँ तक है उन्होंने कहा था कि इसने कुछ दिनों पहले ही, मतलब 3 दिन या फिर 2 दिन पहले ही कॉस्मिक लेवल हासिल किया था। तो फिर ये इतनी जल्दी इतनी ज़्यादा ताकत कैसे हासिल कर सकता? वो आदमी अचानक से वीर को देखते हुए कहता, जिसकी वजह से वीर भी अपने सर को खुजाने लगता है। ऑफकोर्स आयुष वहाँ से चला गया था और जब वीर रिकवर कर चुका था तो उसकी ताकत सभी लोग सेंस कर पाए थे। लेकिन आयुष वहाँ से जा चुका था, इसलिए आयुष को भी ठीक से पता नहीं था कि आयुष
वीर को किस लेवल पे देख के गया और वीर अभी किस लेवल पे। एक्चुअली मुझे काफ़ी सारी चीज़ें मिल गई थी जिसके कारण मैंने अपनी ताकत को बढ़ा लिया। तो वीर ऐसे ही कंधे उचकाते हुए कहता, लड़के तुम्हारी किस्मत सच में अच्छी है। तुम्हारी होली सिटी को बचाने के लिए खुद राजकुमारी इसी का आ गई थी, और तो और इस इलाके में रहकर तुमने इस रैंक को हासिल कर लिया, हाइडिंग कॉन्फ्लिक्ट लेवल, और तो और डार्क म्यूकसेस के साथ तुमने दोस्ती भी बना ली है। तो ऑफकोर्स तुम एक आम इंसान तो बिल्कुल नहीं हो। वो आदमी वीर की तारीफ करते हुए कहता, अच्छा तो ये है वो वीर। जहाँ तक है रितिका भी तुम्हें जानती है ना, और जहाँ तक मैं रितिका को जानती हूँ उसने आज तक किसी भी लड़के की तरफ देखा तक नहीं। राजकुमार प्रेम जिसके साथ उसकी शादी फिक्स होने वाली है वो उससे भी नफरत करती है। लेकिन जहाँ तक मैंने तुम्हारे और रितिका के बारे में सुना है तुम दोनों काफ़ी ज़्यादा अच्छे दोस्त लगे मुझे। वो लड़की वीर से कहती है और वीर अपने सर को लेफ्ट राइट करने लगता, देखिए वो बस मेरी दोस्त है और कुछ नहीं। वीर नॉर्मल आवाज़ में कहता, दोस्ती है तो अच्छा है, वरना उसके पीछे काफ़ी सारे लोग ऐसे पागल हैं जो कि इस फॉरेस्ट में अभी घूम रहे हैं। कहीं अगर उनकी नज़र तुम पे पड़ गई तो तुम परेशानी में पड़ सकते हो, इससे ध्यान देना। वो लड़की वीर से कहती है और कुछ सिपाही वीर और वीर के दोस्तों के लिए वहाँ पर खाना छोड़ देते हैं, जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। हाँ थैंक गॉड, कम से कम ये दुश्मन तो नहीं थे और ये लोग यहाँ से जा चुके हैं, मतलब हमारा चांस अब भी है। वीर अपने दोस्तों से कहता है और बैठकर खाना एंजॉय करने लगता है। वीर और बाकी सभी खाना खाने के बाद फिर से आराम करने लगते हैं। ऑफकोर्स उन्हें पता चल चुका है कि पॉइजन फॉरेस्ट यहीं आने वाला है, तो वो एक तरीके से फ्री हो चुके हैं। उन्हें किसी भी चीज़ को ढूंढने की जरूरत नहीं है और वीर चाहकर भी अपने दोस्तों को यहाँ नहीं ला सकता। क्या पता वीर यहाँ से चला जाए अपने दोस्तों को लाने और यहाँ पर वो पॉइजन फॉरेस्ट अपीयर हो जाए। वैसे भी वीर अगर अपने दोस्तों को यहाँ ले भी आता है तो कोई फ़ायदा होने नहीं वाला है, क्योंकि वीर अच्छे से जानता है कि यहाँ पर क्या क्या हो सकता है। अगर वीर यहाँ से गया और यहाँ पॉइजन फॉरेस्ट अपीयर हुआ तो यहाँ पर वीर से पहले बहुत सारे लोग आ जाएंगे, गॉड बॉडी वाले, और यहाँ एंटर कर जाएंगे। जिसके बाद वीर अगर यहाँ एंटर करता भी है तो वीर को उन सभी से बचते बचाते और लड़ते हुए उस पॉइजन बॉस म्यूकस के पास जाना होगा। वीर उस बॉस म्यूकस के बारे में सोच ही रहा होता है, इतने में वीर कुछ नोटिस करता है। एक मिनट रुक जाओ, वो म्यूकस जहाँ तक है हाई रैंक सेलेस्टियल लेवल पे तो होगा ही, तो फिर मैं उससे लड़ूंगा कैसे। और जहाँ तक है ये पॉइजन ऑग, ये उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि पॉइजन वो तो खुद ही पॉइजन म्यूकस है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे उस म्यूकस का कुछ बिगड़ेगा। वीर उस पॉइजन ऑग को देखते हुए मन ही मन सोचता है, जिसके बाद वीर अपनी आंखें बंद करता है और वो पॉइजन पिल जिसके बॉडी के अंदर थी वीर उन्हें देखने लगता। एक तरीके से वीर उन्हें अपने बॉडी के साथ कनेक्ट महसूस कर पा रहा था। वो जो क्या देख रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनका दर्द सब कुछ वीर महसूस कर सकता था। और तो और वीर उस पॉइजन पिल के इस्तेमाल से उन्हें जब चाहे तब मार सकता है। वीर ये सब देख रहा होता है, इतने में ही वीर विग्यू के नज़र से देखता है, जो कि इस वक्त किसी के सामने धीरे धीरे बढ़ रहा था। मास्टर हमें आपको कुछ जरूरी बताना है, वो विग्यू उसी आदमी को देखते हुए कहता है। लेकिन वो आदमी विग्यू की तरफ मुड़ता तक नहीं है। जो बकना बको और जल्दी निकलो, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए, वो आदमी इतना कहता है और इससे आगे वो कुछ बोलता नहीं है। ऑफकोर्स वो विग्यू को बोलने के लिए कहने वाला था, मतलब वो शांत हो गया था और उसके शांत होने का ये मतलब था कि अब विग्यू बोल सकता है। विग्यू जल्द से जल्द उसके सामने जाता है और गिर जाता है। हाँ उसने उसके सामने घुटने टेके थे, लेकिन ऑफकोर्स उसकी टांग बहुत बुरी तरीके से बर्बाद हो चुके थे, जिसके कारण वो सीधे नीचे ही गिर गया था। राजकुमार वेनिस, वो पॉइजन। जैसे ही वो विग्यू पॉइजन का नाम लेता है वैसे ही राजकुमार वेनिस पीछे मुड़ता है और विग्यू को देखने लगता है, जो कि बहुत ज़्यादा खराब कंडीशन में था। पॉइजन क्या, आगे बोलो। विग्यू की ऐसी हालत देखने के बाद और उसकी टांगों पे पॉइजन देखने के बाद राजकुमार वेनिस थोड़ा एक्साइटेड दिखने लगा था। पॉइजन फॉरेस्ट नहीं मिला, लेकिन एक ताकतवर आदमी मिला जो कि शायद किसी को भी यहाँ तक कि राजकुमार इशिका को भी वो पॉइजन गॉड बॉडी हासिल करने से रोक सकता है। विग्यू उसी राजकुमार वेनिस को देखते हुए कहता, और वेनिस जैसी विग्यू की बात सुनता है वो थोड़ा हैरान दिखने लगता है। नामुमकिन, यहाँ पर सिर्फ एक ही है जो कि मुझे टक्कर दे सकती है, राजकुमारी इशिका। और तुम ये कह रहे हो कि उसे भी कोई रोक सकता है, और अगर उसे कोई रोक सकता है तो मुझे भी रोक सकता होगा, तुम यही कहना चाह रहे हो, है ना। राजकुमार वेनिस उसी विग्यू को देखते हुए कहता, जी राजकुमार, मैं बस आपको ये बताने आया था कि इससे पहले कि विग्यू और भी कुछ कहता, उसका पूरा शरीर धीरे धीरे काला पड़ने लगता है। जल्दी बताओ, वेनिस चिल्लाते हुए कहता,
वैग्यू वेनिस की बात सुनने के बाद अपनी मुंह खोलने की कोशिश तो करता है, लेकिन ऑफकोर्स वो कुछ बोल नहीं पाया था। तुम बोल क्यों न रहे हो, जल्दी बताओ, मरने से पहले बताओ कि वो कहाँ है। वेनिस वैग्यू से कहता। वेनिस जल्द से जल्द वैग्यू के पास जाता है और उसे पकड़ के हिलाने लगता। अब मरने से पहले कुछ तो बताओ, वेनिस वैग्यू को देखते हुए कहता। वेनिस की नज़र वैग्यू के मुंह के अंदर जाती, जहाँ पर उसकी जबान पूरी तरीके से काली पड़ चुकी थी और किसी लिक्विड जैसी चीज़ में बदल गई थी, और वो लिक्विड जैसी चीज़ भी अब वेनिस की पूरी बॉडी को खा रही थी। ये तो पॉइजन है, ये पॉइजन इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे। इतना करने के बाद वेनिस वैग्यू के ऊपर से अपने हाथों को हटाता था, क्योंकि अब वेनिस के हाथों पर भी वो पॉइजन लग चुका था, जो कि धीरे धीरे उसके बॉडी को खाने की कोशिश कर रहा था। वेनिस देखते देखते उसकी पूरी बॉडी सफ़ेद रंग से शाइन होना शुरू हो जाती है, और देखते देखते वो पॉइजन जो कि वैग्यू के ऊपर से उसके ऊपर आया था वो खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ वेनिस जल्द से जल्द उन सिपाहियों की तरफ देखता है। तुम लोग किस डायरेक्शन से आए हो, वेनिस जल्द से जल्द उन सिपाहियों से कहता है। वो सिपाही एक तरफ उंगली पॉइंट करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी उंगली उस डायरेक्शन की तरफ बढ़ने लगती है, इतने में ही उनके हाथ काले पड़ जाते हैं। देखते देखते वो भी किसी लिक्विड जैसी चीज़ में बदल के नीचे गिर जाते हैं। ऑफकोर्स उनकी मौत बहुत ज़्यादा खतरनाक हुई थी, और वेनिस ये देख सकता था ये आखिर है वो क्या रहा है, पॉइजन जैसी चीज़, और तो और कोई इस पॉइजन को कंट्रोल भी कर पा रहा है, लेकिन पॉइजन फॉरेस्ट के बॉस के अलावा ऐसा कोई कर नहीं सकता, या फिर किसी म्यूकस के अलावा। लेकिन जैसा कि इस लोगों ने कहा कि वो उस पॉइजन फॉरेस्ट में एंटर करेगा, मतलब वो जो भी है ताकतवर है और उसके पास गॉड बॉडी भी है। हाँ, मतलब परेशानी तो हो सकती है, वो वेनिस खुद में ही बड़बड़ाते हुए कहता। दूसरी तरफ वीर अब उन सभी को अच्छे से ऑब्जर्व और महसूस नहीं कर पा रहा था। जाहिर सी बात है कि वो लोग अब मर चुके थे। वीर अपनी आंखें तो खोलता है, लेकिन वीर के चेहरे पे भी हैरानी साफ झलक रही थी। वो राजकुमार वेनिस जो भी है उसके पास 90% प्योर गॉड बॉडी है। वीर इस्माइल के साथ कहता है, और पीछे पेड़ के सहारे टिक कर बैठ जाता है। वो जो भी था ताकतवर था। कम से कम वो राजकुमार है, और वो राजकुमार होकर भी अभी से ही हाई रैंक सेलेस्टियल लेवल पे था, और इसलिए ही वो शायद इशिका के बराबर या फिर उससे थोड़ा जो ज़्यादा ताकतवर या फिर उसके बराबर का ही है। मतलब इशिका जैसे कुछ और भी है। वीर मन ही मन सोचता। वीर अपनी आंखें बंद कर लेता है और फिर कुछ ऑब्जर्व करने लगता है। इस वक्त वीर जिस जंगल में, उस जंगल के अंदर दो और गॉड बॉडी वाले लोग घूम रहे थे, जो कि वीर की तरफ तो नहीं बढ़ रहे थे, वो बस लेफ्ट राइट घूमे जा रहे थे। और देखते देखते वो दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं, और वहाँ पर एक जंग शुरू हो जाती है, और वहाँ धमाका ही गूंजने लगता है। वीर उस धमाके को सुनता है। हाँ, मुझे लगा ही था, यहाँ पर लोग उस पॉइजन गॉड बॉडी को हासिल करने के लिए एक दूसरे को मार रहे हैं। वीर मन ही मन सोचता है, ऑफकोर्स जितने ज़्यादा कम लोग होंगे उतने ज़्यादा ही चांसेस उन लोगों के बढ़ जाएंगे। वो सभी ये अच्छे से जानते थे, लेकिन यहाँ पर जिसके पास गॉड बॉडी नहीं है उसका तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि वो पॉइजन बॉस मरने के बाद या फिर मरने से पहले अगर किसी को सेलेक्ट करेगा भी तो उसके पास गॉड बॉडी होनी चाहिए। जिसके पास गॉड बॉडी नहीं है वो उसे सेलेक्ट करेगा ही नहीं। वीर अच्छे से जानता था, इसलिए यहाँ पर नॉर्मल लोग ज़्यादा सेफ थे, और वीर उन सभी में सबसे ज़्यादा नॉर्मल बन के दिख रहा था, मतलब नॉर्मल बन के रह रहा था, और सभी की नज़र में नॉर्मल ही था। उसके पास कोई गॉड बॉडी नहीं थी दूसरे की नज़र में। इस जंगल में कुछ तो अजीब था, जिससे सिर्फ वीर या फिर कुछ गिने चुने लोग ही सेंस कर सकते थे, लेकिन वीर उस चीज़ को अच्छे से सेंस नहीं कर पा रहा था। लेकिन फिर भी वीर की प्रेजेंस यहाँ पर थी। मतलब पिछली बार वीर इस जगह पर लड़ चुका है, लेकिन वीर यहाँ पर आकर नहीं लड़ा था। वीर उसी पॉइजन म्यूकस से उस अजीब से जंगल में लड़ा था, और अब वो प्रेजेंस वीर को यहाँ महसूस हुई थी। मतलब वीर इसी जगह पर लड़ चुका है, मतलब वो पॉइजन फॉरेस्ट वहाँ से टेलीपोर्ट होकर यहाँ आया है। हाँ, वो पॉइजन फॉरेस्ट वहाँ अपीयर हुआ होगा कुछ समय के लिए, जिसकी वजह से वो पॉइजन म्यूकस वहाँ से बच के निकला होगा। वीर भी काफ़ी सारी चीज़ों को अब सॉल्व कर पा रहा था कि वो पॉइजन म्यूकस वहाँ कैसे आया, वो वहाँ क्या कर रहा था। लेकिन वीर अब भी एक चीज़ सॉल्व नहीं कर पा रहा था। वेनेसी होली सिटी के वो कुछ सिपाही, वो म्यूकस सिपाही, अजीब बात है, लेकिन वेनेसी होली सिटी में मैंने किसी भी टाइप की म्यूकस वाले सिपाही को तो नहीं देखा है, तो फिर वहाँ पर वो म्यूकस वाले सिपाही आए कहाँ से। वीर मन ही मन सोचता, क्योंकि वीर को ये काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था, काफ़ी ज़्यादा अजीब। वीर ये सब सोचते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। वीर आंखें बंद करके आराम कर रहा था और सारी चीज़ों को सेंस कर रहा था कि कहाँ पर कौन सा गॉड बॉडी वाला क्या कर रहा है। वीर उन सभी को इसलिए सेंस कर पा रहा था क्योंकि वीर के पास 100% प्योर गॉड बॉडी थी, और वीर अपनी आंखें बंद कर ही यही पता लगा सकता है कि उसके आसपास के कौन कौन होली पावर्स और होली गॉड बॉडी का इस्तेमाल कर रहा है और वो कहाँ पर है। इसी बहाने वीर को उनकी लोकेशन भी मिल रही थी। जैसे मैं उनका पता लगा पा रहा हूँ, वैसे ही वो राजकुमारी इशिका वो भी उनका पता लगा पा रही होगी।
और अगर राजकुमारी रितिका भी उसका पता लगाना चाहती है तो उसके पास 50% प्योर गॉड बॉडी है, तो एक तरीके से वो 50% प्योर गॉड बॉडी के नीचे वाले लोगों को अभी मतलब पता लगा सकती है। वीर मन मन सोचता है, जिसके पास जितनी भी परसेंट की गॉड बॉडी होगी वो अपने से नीचे गॉड बॉडीज वाले को अच्छे से सेंस और समझ और देख सकता है कि वो कहाँ पर है। इसलिए यहाँ पर जिनके पास कम प्योरनेस वाली गॉड बॉडी है वो लोग बहुत बड़े डिसएडवांटेज में है। वीर अच्छे से जानता था। खैर मुझे क्या, मेरे पास 100% प्योर गॉड बॉडी है तो मैं आसानी से निचले लेवल वाले सारे गॉड बॉडीज जिसके पास हैं उनका पता लगा सकता हूँ। लेकिन मेरी तरह वो राजकुमारी इसिका भी ये कर सकती है। मतलब अगर मैं एक बार भी अपने गॉड बॉडी को एक्टिवेट करूँ तो उससे पता चल ही जाएगा किसी ने 100% प्योर गॉड बॉडी को एक्टिवेट किया है। और अगर ये बात सामने आई कि इस फ्लेडियन प्लैनेट पर एक और है जिसके पास 100% प्योर गॉड बॉडी है, तो वो सभी तो मुझे ढूंढने के लिए ज़मीन आसमान एक कर देंगे। वीर मन ही मन सोचता है, जिसके बाद अचानक से वीर कुछ अजीब चीज़ नोटिस करता है। वैसे वानी एक बात बताओ, तुम भी तक म्यूकस हो ना, तो तुम्हें यहाँ आके थोड़ा अजीब नहीं लगा? क्योंकि जहाँ तक है यहाँ के सारे म्यूकस गायब हो चुके हैं और मेरे दिमाग के अंदर ये बात आ रही है कि तुम भी तक म्यूकस हो, तो तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा है यहाँ पर? वीर वानी से कहता, देखो वीर, जो म्यूकस यहाँ पर बचपन से रह रहे हैं और उन लोगों ने जिस तरीके के क्लाइमेट में रहना सीखा है, यहाँ का क्लाइमेट ही बदल गया तो वो यहाँ नहीं रह पाए और यहाँ से चले गए। बस मैं और तुम कहीं और से आए हैं, तो एक तरीके से मैं और तुम यहाँ पर नए हैं, यहाँ पर सारी चीज़ें नए हैं हमारे लिए। तो वानी वीर को समझाते हुए कहती है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा नया है ना। वीर इतना कहने के बाद अपने जगह से खड़ा हो जाता है, क्योंकि अब वीर जिस पेड़ के नीचे बैठा हुआ था उस पेड़ से और वीर के अगल बगल वाले सारे पेड़ों से हरे रंग की स्मोक निकल रही थी, जो कि धीरे धीरे वहाँ फैल रही थी। तभी जंगल के अंदर से कुछ लोगों की चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। लगता है कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस जहर को सह नहीं सकते। वीर इतना कहता है और अचानक से वानी की तरफ देखता है। यहाँ पर वानी की स्किन भी जल रही थी। वानी यहाँ से चली जाओ, वीर वानी से कहता है। वानी भी कुछ नहीं कर सकती थी और हाँ, सच में उसकी स्किन जलती ही जा रही थी, इसलिए वो तेज़ी से भागते हुए वहाँ से गायब हो जाती है। वीर को वानी की चिंता नहीं थी, वो टेलीपोर्ट कर सकती थी, इसलिए वो आसानी से टेलीपोर्ट करके वापस होली सिटी जा सकती है। ये वीर को अच्छे से पता था। वीर आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए अपनी आंखें तुरंत बंद कर लेता है और अब वीर नोटिस कर सकता था कि काफ़ी सारी सफ़ेद रोशनी इस वक्त तेज़ी से वीर की तरफ ही बढ़ रही है, मतलब उस जंगल की तरफ। इस वक्त वीर जब अपनी आंखें खोल के ऊपर देखता है तो वीर को काफ़ी सारी सफ़ेद रोशनी दिखती है, जो कि इस वक्त तेज़ी से चमचमा रही थी। और उसमें से जो सबसे ज़्यादा चमचमाने वाली रोशनी थी वो सीधे वीर के आसपास ही आके लैंड होती है। वो दो रोशनियाँ थी। देखते देखते झाड़ियों के अंदर से 2-3 रोशनियाँ बाहर आती हैं। ऑफकोर्स एक राजकुमारी इसिका थी, राजकुमारी रितिका, और दूसरी तरफ राजकुमार वैनेस। वो तीनों ही एक दूसरे को देखते हैं। ऑफकोर्स वीर उन सभी के बीच में खड़ा था। अरे वो इंसान, जान प्यारी तो निकल यहाँ से, वरना जल के खाक हो जाएगा। राजकुमार वैनेस वीर से कहता। वीर अपने सर को खुजाते हुए रितिका को देखता है, जिसके बाद वो वहाँ से थोड़ा सा दूर हट जाता है। ऑफकोर्स वो तीनों ही एक दूसरे को पता नहीं क्यों घूरे जा रहे थे। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर सारे होली बॉडीज़ वाले लोग आ पाएंगे, क्योंकि जहाँ तक है कुछ देर बाद ये पॉइजन फॉरेस्ट यहाँ से डिसअपेयर होने वाला है। वीर चाव बगल देखते हुए कहता। दूसरी तरफ राजकुमार वैनेस राजकुमारी इसिका को देख रहा था। राजकुमारी इसिका और रितिका दोनों साथ में, क्या बात है, खूबसूरती की बार आज मेरे सामने ही आ गई। राजकुमार वैनेस इसिका और रितिका को देखते हुए कहता, लेकिन वो दोनों उसका कोई जवाब नहीं देती। वैसे हम तीनों ताकतवर थे, इसलिए हम लोग यहाँ पर पहले आ पाए। वैसे हम तीनों तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हम दोनों ताकतवर हैं, लेकिन तुम राजकुमारी रितिका को खुद लेकर यहाँ आई हो। क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि वो तुम्हारे गॉड बॉडी को तुमसे छीन सकती है? वैनेस रितिका की तरफ इशारा करते हुए और इसिका को देखते हुए कहता है, लेकिन इसिका भी इसके बात का कोई जवाब नहीं दे रही थी। जहाँ तक है ये पॉइजन फॉरेस्ट ज़्यादा देर यहाँ रहेगा नहीं, और जब तक ये पॉइजन फॉरेस्ट यहाँ से डिस्पेयर नहीं हो जाता तब तक हम लोग असल में पॉइजन फॉरेस्ट में नहीं जा पाएंगे। और ये पॉइजन फॉरेस्ट कुछ देर में ही यहाँ से डिस्पेयर होने वाला है। जो भी ताकतवर हैं वही सिर्फ यहाँ पहुँच पाएंगे, क्योंकि वो लोग काफ़ी ज़्यादा दूरी पे हैं। इसिका उस वैनेस को देखते हुए कहती है और अपने आसपास देखने लगती है, जहाँ पर आसमान में काफ़ी सारे सफ़ेद रंग की रोशनी चमचमा रही थी और तेज़ी से पॉइजन फॉरेस्ट की तरफ ही बढ़ रही थी। देखते देखते वहाँ पर धमाका गूंजने लगता है और वीर को अच्छे से पता था कि ये धमाका किस चीज़ का है। जो भी ताकतवर गॉड बॉडी वाले लोग यहाँ आसपास मौजूद थे वो यहाँ पर जल्द से जल्द आ गए थे, लेकिन अभी जो कम से कम 30% प्योर
गॉड बॉडीज वाले लोग थे जो कि आसमान में ही दिख रहे थे, वो बहुत ज़्यादा स्लो थे और वो यहाँ तक जल्द से जल्द नहीं पहुँच पा रहे थे। राजकुमारी इशिका, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या तुम मेरी तरफ देखोगी भी नहीं? ओह, कहीं तुम्हें इस बात का तो डर नहीं है ना कि कहीं मैं तुमसे मेरी पॉइजन गॉड बॉडी छीन लूँ? वेनिस इशिका को देखते हुए कहता, ऑफ कोर्स उसकी आवाज़ से यही लग रहा था कि वो इशिका से लड़ना चाहता है और इस पॉइजन फॉरेस्ट में उसे रोकने के लिए कोई आएगा भी नहीं। और यहाँ पर सस्पेक्ट के नाम पे रितिका और वो वीर हैं। रितिका तो कमज़ोर है और वीर भी कमज़ोर है, तो एक तरीके से अगर उसने इशिका को हरा दिया तो यहाँ पर जीत उसी की मानी जाएगी, वो भी अच्छे तरीके से, और किसी को पता भी नहीं चलेगा। वेनिस की बात को सुनने के बाद इशिका, उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और इशिका के चेहरे की स्माइल इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि उस वेनिस के दिल की धड़कन भी तेज हो गई थी। वीर उसे महसूस कर सकता था। दूसरी तरफ इशिका, उसके हंसी निकल रही थी। ओह अच्छा, ऐसी बात है। चलो, देखकर अच्छा लगा कि इस पूरे फ्लीडन प्लेनेट पर मुझे मारने के बारे में भी कोई सोचता है, और ऑफ कोर्स वो तुम ही हो सकते हो, क्योंकि मेरी वजह से ही तुम्हारा नंबर हर वक्त सेकंड ही रहता है ना। इशिका वेनिस को देखते हुए कहती है। दूसरी तरफ रितिका इशिका को छोड़कर सीधे वीर के पास जाती है। वीर, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, वरना बहुत बड़ी परेशानी में फंस जाओगे। यहाँ पर पॉइजन फॉरेस्ट, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉइजन रिलीज होने वाली है, तुम्हें परेशानी हो सकती है। वीर, रितिका वीर से कहती है, घबराइए मत, मतलब घबराओ मत रितिका, मुझे कुछ नहीं होगा। वीर रितिका से कहता है। दूसरी तरफ वेनिस और राजकुमारी इशिका भी वीर की बात सुनते हैं और उसकी तरफ देखने लगते हैं। इंसान होकर इतना ज़्यादा घमंड, तुम्हें सच में लगता है कि इस पॉइजन से तुम्हें कुछ नहीं होगा? इशिका वीर को देखते हुए कहती है, लेकिन वीर उसकी तरफ देखता भी नहीं है और फिर, नहीं मुझे कुछ नहीं होगा। वीर उसी इशिका को देखते हुए कहता है और वीर ने इशिका को बस 1 सेकंड के लिए देखा था और उससे ये कह दिया था, जिसके बाद वो रितिका की तरफ देखकर उससे काम करने लगा था। आपको रितिका भी थोड़ी बहुत डरी हुई थी क्योंकि रितिका वो मिडिल क्लास कॉस्मिक लेवल पे थी, इसलिए वो थोड़ी परेशान थी कि वो यहाँ पर कुछ कर भी पाएगी या नहीं। वो यहाँ पर इशिका के भरोसे आई थी और ऑफकोर्स इशिका बहुत ज़्यादा ताकतवर है, तो वो उससे आसानी से बचा सकती है, लेकिन अगर उसके सामने वेनिस जैसे लोग आ गए तो परेशानी तो खड़ी हो ही जाएगी। राजकुमारी इशिका, देखिए मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि अभी लड़ने में कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब अभी लड़के कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम दोनों अभी लड़ेंगे तो एक दूसरे को नुकसान ही पहुँचाएंगे या फिर एक दूसरे को मार देंगे, लेकिन फिर भी हमें से किसी एक को नुकसान तो पहुँचेगा ही, मतलब हम दोनों को नुकसान पहुँचेगा, एक की मौत और तो दूसरे को नुकसान, तो एक तरीके से समझ जाओ घाटे का सौदा है ये, क्योंकि फिर हमारे अंदर इतनी ताकत बचेगी ही नहीं कि हम लोग उस पॉइजन बॉस से लड़ पाए, पॉइजन म्यूकस वाले बॉस से लड़ पाए। तो वेनिस इशिका को कहता है और इशिका अपने सर को हाँ मिला रही थी। सच कहा, लेकिन यहाँ पर घायल तुम होगे, मरोगे भी तुम, लेकिन मुझे कुछ नहीं होगा। इशिका वेनिस को देखते हुए कहती है, ये सारी बातें सिर्फ डायलॉग्स में ही अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ नाटक बंद करो, तुम्हें अच्छे से पता है कि मैंने तुम्हारे साथ पिछली बार क्या किया था। वेनिस जैसे ये कहता है, इशिका के चेहरे पे गुस्सा साफ झलकने लगता है, जिसके बाद इशिका अपने ऊपर के ड्रेस को थोड़ा सा नीचे खींचती है, जिसकी वजह से उसका बहुत कुछ एक्सपोज तो हो रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वीर लड़का था, इसलिए उसकी नज़र भी उस तरफ एक बार चली जाती है। वीर की नज़र इशिका की सफ़ेद स्किन पे जाती है। हाँ, एक टाइम के लिए वीर इशिका को इस तरीके से देखकर खो गया था, लेकिन ऑफकोर्स वीर को कुछ और भी दिखा था। उसके उस सफ़ेद स्किन के ऊपर एक अजीब सा काला निशान था, जो कि सच में बहुत ज़्यादा डरावना था, और उसके अंदर से थोड़ी बहुत अजीब सी स्मोक भी निकल रही थी, जो कि हरे रंग की थी, और उसके अंदर से हल्का हल्का काला धुआं भी निकल रहा था। ये तो कुछ अजीब है। वीर हैरानी से इशिका के उस अजीब से घाव को देखते हुए कहता है। जिसके बाद इशिका अपने कपड़े को ठीक कर लेती है और गुस्से से वेनिस को देखने लगती है। इसके अलावा तो कुछ नहीं दिया ना? इशिका वेनिस को देखते हुए कहती है, तुम इसके लिए ही तो यहाँ आई हो। पॉइजन गॉड बॉडी को हासिल करने के बाद तुम इस डार्क पॉइजन सील को भी तोड़ लोगी, मुझे अच्छे से पता है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। एक बार उस पॉइजन गॉड बॉडी को हासिल करने के बाद मैं पॉइजन टाइप सारी चीज़ें कंट्रोल कर पाऊंगा। पॉइजन एलिमेंट मेरे कदमों में होगी, और वो पॉइजन एलिमेंट जो तुम्हारे शरीर के अंदर अब भी मौजूद है, जिसे तुम अपने गॉड बॉडी का इस्तेमाल करके ठीक नहीं कर सकती हो, मैं उसे भी काबू कर पाऊंगा। और तब अगर तुम मेरी नहीं हुई तो तुम्हें इतनी दर्दनाक मौत दूंगा पॉइजन की मदद से कि तुम सोच भी नहीं सकती हो। वो पॉइजन जो तुम्हारे साथ इतने सालों से है तुम्हारे शरीर के ऊपर, और अभी तो वो तुम्हें कुछ नहीं कर पा रहा है क्योंकि तुम्हारे पास प्योर गॉड बॉडी और उसकी ताकत किसी के भी हाथ में नहीं है। लेकिन हाँ, वो पॉइजन गॉड मतलब पॉइजन म्यूकस, वो पॉइजन म्यूकस याद है ना, वो भी तुम्हारे इस पॉइजन सील को काबू कर सकता है। अगर उसे ये महसूस हो गया कि तुम्हारे अंदर एक पॉइजन वाली सील लगी हुई है,
तब तो वो तुम्हारा वो हाल करेगा जो तुम सोच भी नहीं सकती हो। तुम्हें ये तो पता है ना, और तुमने ये सुना भी होगा कि पॉइजन म्यूकस बॉस क्या क्या कर सकता है और वो किस हद तक जा सकता है अपने दुश्मनों को तड़पाने में। ये तो तुम्हें पता है ना। हाँ, एक और बात, लड़ाई के दौरान मैंने तुम पे ये पॉइजन छोड़ा तो था, लेकिन इस पॉइजन को कंट्रोल करने वाला उससे तुम्हारे डैड ने तुरंत ही मरवा दिया था, जिसकी वजह से ये पॉइजन वाली सील तुम्हारे ऊपर रह तो गई, लेकिन कोई इसका मालिक नहीं था। मतलब कोई भी इस पॉइजन वाली सील को काबू नहीं कर सकता था। इससे तुम बच गए, लेकिन ये पॉइजन वाली सील तुम्हारे शरीर के ऊपर हमेशा हमेशा के लिए रह गई। अगर तुम पॉइजन गॉड बॉडी हासिल करती हो तो तुम इसे ठीक कर सकती हो, वो भी आसानी से, ये तुम्हें पता है। लेकिन अगर मुझे पॉइजन गॉड बॉडी मिल गई तो मैं तुम्हारे सील को ठीक भी कर सकता हूँ और बद से बदतर भी बना सकता हूँ। लेकिन एक मौका है तुम्हारे पास, अगर तुम मेरी होने की वादा कर लो, मतलब अगर तुम मेरी हो जाओ तो मैं वादा करता हूँ पॉइजन गॉड बॉडी हासिल करने के बाद मैं तुम्हारे सील को ठीक कर दूंगा। वेनिस इशिका को ऑफर देते हुए कहता है, लेकिन इशिका, उसके चेहरे पे गुस्सा साफ झलक रहा था। बाहर में जाओ, इशिका उसी वेनिस को देखते हुए कहती है और वेनिस अपने जगह से तुरंत ही कहीं जम करके चला जाता है। ऑफकोर्स इशिका ने उसके ऑफर को ठुकरा दिया था। देखते ही देखते ऊपर का आसमान पूरी तरीके से काला होने लगता है और वहाँ सितारे दिखने लगते हैं। तो ये हो गया, इशिका आसमान को देखते हुए कहती है। देखते ही देखते वो पेड़ पौधे जो वहाँ मौजूद थे उनमें से हरी स्मोक और भी तेज़ी से बाहर निकलनी शुरू हो जाती है और वहाँ का वातावरण ऐसे, मतलब वहाँ का क्लाइमेट ऐसे बदल जाता है जैसे कि वो वहाँ का क्लाइमेट वहाँ का कभी था ही नहीं। वहाँ पर चारों बगल, यहाँ तक कि हवा के अंदर भी पॉइजन ही पॉइजन मौजूद था और इस वक्त जंगल से काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। ऑफकोर्स कुछ नॉर्मल लोग भी जिनके पास गॉड बॉडी नहीं है वो यहाँ रह गए थे और इस पॉइजन की वजह से उनका क्या हाल हो रहा है वो तो वीर भी अंदाज़ा नहीं लगाना चाहता था। रितिका मेरे पीछे चलो, इशिका रितिका से कहती है और एक बार पीछे मुड़ के वीर को देखती है। ऑफकोर्स उसके नज़र में वीर अब तक तड़प के मर जाना चाहिए था, लेकिन वीर अब भी ठीक था, इतना नॉर्मल जैसे कि उसे कुछ हुआ ही ना हो। अरे बाप रे, वीर तो कपड़े जल रहे हैं, वीर अचानक से चिल्लाते हुए कहता है। ऑफकोर्स वीर ने आइसी स्किन और सूत्रा फ्लो का इस्तेमाल करके अपने पूरे बॉडी के स्ट्रक्चर को ही बदल लिया है, जिसकी वजह से उस पर पॉइजन का कोई असर नहीं हो रहा था। उसकी पूरी बॉडी आइस की तरह ठंडी हो चुकी थी और उसका पूरा ब्लड किसी डायमंड क्रिस्टल की तरह सख्त हो गया था। इसलिए वीर को पॉइजन से कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन उसके कपड़े वो प्रोटेक्टेड नहीं थे और ना ही वीर यहाँ पर आर्मर पहन के आया था। वीर तो बस यहाँ पर ऐसे ही ढूंढते हुए आ गया था पॉइजन फॉरेस्ट को, और पॉइजन फॉरेस्ट कभी भी अपीयर और डिस्पेयर हो सकता है, इसलिए वीर यहाँ से गया ही नहीं था। इसलिए अब वीर थोड़ी परेशानी में फंसने वाला था। हे भगवान, मैं बिना कपड़ों के इस जंगल में तो नहीं घूमने वाला हूँ, वीर चिल्लाते हुए कहता है। इसके बाद अचानक से ही इशिका पीछे मुड़ती है। बकवास बंद करो, ऐसे बिना कपड़ों के तुम हमारे साथ नहीं घूम सकते हो, चुपचाप अलग हो जाओ हमसे, इशिका वीर से कहती है। वो भी उससे चिल्लाते हुए, पर इशिका इससे हम अकेले छोड़ नहीं सकते, ये मेरा दोस्त है, रितिका वीर की तरफ इशारा करते हुए कहती है और इशिका अपने सर को पकड़ लेती है। रितिका बस एक बात बताओ, तुमने आज तक राजकुमार प्रेम की तरफ देखा तक नहीं और ये लड़का तुम्हारा दोस्त है? वैसे पता किया था इस लड़के के बारे में मैंने, ये अचानक से फेलियन प्लैनेट पर कहीं से टपका है, इसने कहीं भी जन्म नहीं लिया है, चुपचाप बताओगे तुम कौन हो? इशिका वीर को गुस्से से देखते हुए कहती है। ऑफकोर्स अगर किसी को ये पता चले कि उसके सामने खड़ा इंसान या फिर जो भी है वो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता है और अचानक से कहीं से टपक गया है तो सामने वाले को अजीब तो लगेगा ही। वीर अपने सर को खुजाने लगता है, उसके कपड़े ऑलमोस्ट जल गए थे। वीर देखते ही देखते अपने फायर आर्मर को बुला लेता है और उसके पूरे बॉडी पर ट्रांसपेरेंट फायर आर्मर जलनी शुरू हो जाती है, जिसके कारण वीर अब एक वॉरियर जैसा लग रहा था। वो एक्चुअली में वीर अपने आर्मर को बुलाने के बाद ऐसे ही नाटक करने लगता है, क्योंकि वीर ये तो नहीं बता सकता ना उन्हें कि वीर कहाँ से आया है, और इसी का सच में बहुत ज़्यादा तेज़ थी। वो वीर की हिस्ट्री के बारे में अच्छे से जानकर उसे समझना चाहती थी, लेकिन उसे वीर की हिस्ट्री इस फ्लेडियन प्लैनेट पर मिली थी ही नहीं। वीर अब वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुका था। वीर अब सामने मौजूद इन दोनों लड़कियों को क्या बताए, वीर यही सोच रहा था। वैसे रितिका को बताने की बात होती तो मैं बता देता, लेकिन ये इशिका, इस पर मुझे शक हो रहा है। वीर मन मन सोचते हुए इशिका को देखता और फिर रितिका को देखने लगता है। अचानक से इशिका अपनी जगह से गायब होती है और वीर अपने सर को नीचे कर लेता है, लेकिन फिर भी जब वीर अपनी आंखें खोलता है तो वो तलवार जो कि इशिका के हाथ में थी वीर के सर से 1 इंच की दूरी पर ही रह गई थी और वीर के सर से हल्का सा खून भी निकल रहा था। तुम जैसे लड़कों को लगता है कि तुम इतनी आसानी से बच सकते हो? जल्दी बताओ कि कौन हो तुम, वरना इशिका वीर पे चिल्लाते हुए कहती है। ऑफकोर्स उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा डरावनी लग रही थी क्योंकि कोई भी उसे उस नज़रिए से देख नहीं सकता जिस नज़रिए से कुछ देर पहले लोग उसे देख रहे थे।
कि वो सुंदर है, बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, लेकिन उसकी आवाज़ को सुनने के बाद जो भी उसे देखने आया होगा वो पक्का भाग जाएगा। वीर मन मन सोचता है, जिसके बाद वो अपनी जगह पे खड़ा हो जाता है। मेरे सुनने में आया था कि इस इलाके में किसी के पास डीमन गॉड बॉडी देखी गई है। हाँ, ये बात मुझे झूठ लगी थी, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद डीमन गॉड बॉडी के साइन तो जरूर मिले थे हमें, और उसके आगे हमें कुछ भी नहीं मिला। लेकिन वहाँ पर तुम्हें देखा गया था और तुम्हारी हिस्ट्री हमें मिली नहीं, तो सारा शक तो तुम्हारे ऊपर ही जाता है। अगर तुम्हारे पास डीमन गॉड बॉडी हुई, अगर मैं तुम्हें मार देती हूँ, तो पूरे फ्लेडियन प्लैनेट पर मुझे ताकतवर बनाने के लिए सभी लोग इतने सारे रिसोर्सेज मुझे देंगे कि मैं आसानी से बहुत ज़्यादा ताकतवर बन पाऊंगी, और यहाँ तक कि उस मिस्ट्री पैलेस भी जा पाऊंगी। इशिका वीर को देखते हुए कहती है, और ऑफकोर्स उसकी स्माइल देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि अब वो वीर को मारने ही वाली हो। वीर वो इशिका को देखता है, और फिर असल बात यह है कि एक मिनट, क्या आप ग्रेट गॉड को जानती हैं? वीर इशिका को देखते हुए कहता, ग्रेट गॉड, नाम सुना है। सुना है, नाम बिल्कुल सुना है उसका। वो ग्रेट गॉड उन वॉरियर्स में से एक है जो कि निचले यूनिवर्स से सीधे इवॉल्व होकर मिस्ट्री पैलेस गए थे। उसके जैसे और भी वॉरियर्स थे, लेकिन उस वॉरियर की बात ही अलग थी। ग्रेट गॉड उससे मिस्ट्री पैलेस के गॉड ने ही खुद अपने पास बुलाया था। उसकी जितनी किस्मत सबकी नहीं होती है, मतलब उसकी जितनी अच्छी किस्मत सभी की नहीं होती है, तो एक तरीके से वो अल्टीमेट वॉरियर्स में आता है। लेकिन तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? इशिका वीर से कहती है, एक्चुअली मैं उन्हीं के यूनिवर्स से यहाँ आया हूँ। वीर इशिका से कहता है, लेकिन इशिका को अभी उसके बात पे कोई भी भरोसा नहीं हो रहा था। झूठ, ये इतना आसान नहीं है। ये सब कुछ अब तक में करीब 3 बार ही हुआ है, 3 या 4 बार। इसके अलावा ऐसी चीज़ों के बारे में तो मैंने सुना भी नहीं है कि कोई निचले यूनिवर्स से इवॉल्व होकर यहाँ आया हो। ऐसा सिर्फ 4 से 5 बार ही हुआ है बस। इशिका वीर के सर के ऊपर अपने स्वॉर्ड को और अच्छे से घुसाते हुए कहती है, तुम्हें लगा कि तुम कोई भी बहाना मार दोगे और मैं उस बहाने में फंस जाऊंगी और तुम्हें छोड़ दूंगी। डीमन गॉड बॉडी तुम्हारे पास ही है और तुम अब मरने वाले हो। इतना कहने के बाद इशिका अपने स्वॉर्ड को पीछे घुमा के ले जाती है और सीधे वीर की तरफ घुमा देती है। लेकिन अचानक से रितिका वीर और इशिका के बीच में आ जाती है। रुको इशिका प्लीज। रितिका इशिका को रुकने के लिए कहती है और इशिका को मजबूरन रुकना पड़ता है। रितिका हट जाओ, ये वही है जिसके पास डीमन गॉड बॉडी है, और डीमन गॉड बॉडी एग्जिस्ट करती है इस वक्त पूरे फ्लेडियन प्लैनेट पर। अगर ये बात बाहर आई तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। इशिका रितिका को देखते हुए कहती है, लेकिन रितिका उससे रुकने के लिए कहती है, रुको इशिका, जहाँ तक मुझे पता है अगर ये निचले यूनिवर्स से आया है तो उससे यहाँ के बारे में कुछ भी पता नहीं होना चाहिए। जैसा कि ये अजीबोगरीब सवाल पूछता है, उस हिसाब से तो यही पता लगता है कि इससे यहाँ के बारे में सच में कुछ नहीं पता है। और कोई अगर फ्लेडियन प्लैनेट पर जन्म लेता भी है तो उससे बचपन से यहाँ की चीज़ों के बारे में बताया जाता है, और इसे सच में कुछ भी नहीं पता था। यहाँ तक कि जब ये पहली बार मुझसे मिला था तो इसने मुझसे भी काफ़ी सारे ऐसे सवाल किए थे जो कि फ्लेडियन प्लैनेट के कोई बच्चे ही किसी से पूछ सकते हैं। रितिका इशिका को देखते हुए कहती है, और इशिका उसके बाद पे कुछ देर तक गौर करती है। लेकिन उस डीमन गॉड बॉडी का क्या? वहाँ पर यही लड़का था ना, और फिर ये वहाँ से भाग भी तो गया था। इशिका वीर को देखते हुए कहती है, नहीं, मैं वहाँ अकेला थोड़ी था, वहाँ से एक और था जो कि भागा था। एक टीम, उस टीम का नाम था टीम डी। रितिका तुम उस टीम डी नाम के बारे में जानती हो ना? वीर अपनी टीम के बारे में बोलते हुए कहता है, हाँ पर मतलब नहीं समझी मैं। रितिका अभी कुछ नहीं समझ पा रही थी, इसलिए वीर उसे अच्छे से समझाता है। असल बात यह है कि इशिका जिस होली सिटी के बारे में कह रही है वहाँ पर डीमन गॉड बॉडी इसने देखी होगी, लेकिन वहाँ पर मेरे आने और जाने से पहले कोई और भी था जो कि वहाँ पर आया था। अच्छा राजकुमारी इशिका, क्या उस डीमन गॉड बॉडी की प्रेजेंस उस अजीब से स्पेस प्रिजन के अंदर थी? वीर इशिका को कहता है, और इशिका अपनी तलवार को वीर की तरफ फिर से मोड़ लेती है। ये तुम्हें कैसे पता? इशिका वीर से कहती है, ओ कम ऑन, ये सारी चीज़ें वहाँ पर जिस वक्त मतलब उस समय जो भी लोग उस होली सिटी में मौजूद थे उन सभी को ये बात पता है कि वहाँ का महाराज उस टीम डी के लीडर को इवॉल्व करना चाहता था और अपने साथ मिला के रखना चाहता था। वहाँ पर उस समय वही गया था, टीम डी का लीडर ड्यूलर। वीर ड्यूलर का नाम जैसे ही लेता है वो दोनों लड़कियाँ हैरान दिखने लगती है। ड्यूलर ये टीम डी का लीडर है जहाँ तक मुझे पता है, मतलब उसके पास डीमन गॉड बॉडी है, और जहाँ तक उसकी प्योरनेस की बात है तो वो 100% प्योर थी जहाँ तक मैंने सेंस किया था। इशिका वीर को देखती है और फिर रितिका को देखते हुए कहती है, देखो मैंने प्रूफ कर दिया कि मैं वहाँ पर नहीं था और मेरे पास डीमन गॉड बॉडी या फिर ऐसी गॉड बॉडी नहीं है। मैं अपने स्किल्स की वजह से यहाँ पर जिंदा हूँ और इससे ज़्यादा मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ तुम्हें। वीर इशिका की तरफ अपने हाथ खड़े करते हुए कहता है जैसे कि वो उस तलवार को अपने सामने से हटाना चाहता हो।
ऑफकोर्स उसके सामने उसकी मौत थी और वीर ऐसे सिर्फ खड़ा नहीं रहने वाला था। अच्छा सुनो, क्या तुम दोनों में से किसी को ये पता है कि ये ड्यूलर कहाँ मिलेगा? इसी का उन दोनों को देखते हुए कहती है, लेकिन वो दोनों ही अपने सर को ना में बच्चे की तरह हिलाने लगते हैं। कैसे भी करके उस डीमन गॉड बारी को मारना होगा वरना बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। इसी का वीर और इसी को देखते हुए कहती है, अरे उस ड्यूलर को तो छोड़ो, पहले तुम अपनी परेशानी देखो ना। तुम्हारी हालत मतलब हाँ अच्छी नहीं है। मतलब वीर इतना कहने के बाद हकलाने लगता है। ऑफकोर्स उसने भी इसिका को उस रूप में देख लिया था। ऑफकोर्स उसने अपने कपड़े को पूरा नीचे नहीं किया था, लेकिन फिर भी जितना भी नीचे किया था, अगर कोई दूसरा लड़का रितिका को उस तरीके से देख लेता तो पक्का वो अपने दिल के अंदर छुरा भोग लेता। ऑफकोर्स जब वीर भी उस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था तो उसकी दिल की धड़कन भी तेज हो गई थी और उसके सर से पसीना निकलने लगा था, क्योंकि वो जब उस चीज़ को याद कर रहा था तो हाँ उसे परेशानी तो हो रही थी। लेकिन वो फिर रितिका की तरफ देखता है। रितिका भी उसे थोड़े नाक टेढ़ा करके देख रही थी, जैसे कि वो वीर पे थोड़ा सा गुस्सा हो। नहीं नहीं, ये तुम लोग गलत समझ रही हो। वीर इतना कह रहा होता है, इतने में इसी का वहाँ से पलट के जाने लगती है, हमारे पास समय नहीं है, हमें उस पॉइजन गॉड बॉडी को हासिल करना होगा कैसे भी। इसी का रितिका को देखते हुए कहती है और वहाँ से जाने लगती है। चलो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। एंड गाइस देखो, सेटअप तो आने वाला है, लेकिन मुझे मतलब थोड़े पैसे कम पड़ रहे हैं, ठीक है। मतलब सेटअप तो हो चुका है ऑर्डर वगैरह, लेकिन मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस ये सब कुछ नहीं आया है मेरा अभी तक, ठीक है। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ 12 तारीख का, 12 तारीख को ऑफर वगैरह आने वाला है, तो इसलिए मैं रुका हुआ हूँ, लेकिन फिर भी पैसे कम पड़ जाएंगे मुझे पता है, ठीक है। तो अगर आप लोग से जितना भी हो सके, 1, 2 रुपये, 10 रुपये, जितने भी हो सके, प्लीज़ आप डोनेट कर सकते हो। वैसे मैंने आज से पहले ये सब किया नहीं है, मुझे खुद अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अगर अगर मेरे पास पैसे कम पड़ेंगे तो फिर मुझे अगले महीने तक या फिर उसके अगले महीने तक रुकना होगा यूट्यूब इनकम के लिए, तो टाइम लग जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो अगर आप लोग से जितना भी हो सके आप कर देना प्लीज़। बाय।